नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मनोविज्ञान की दुनिया में, मनोविज्ञान की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। चलिए आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले माँ शारदे के श्री चरणों में अपन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ठीक है, गणेश जी का ध्यान करते हैं और साथ ही अपना मनोविज्ञान का टॉपिक जो चल रहा था उस पर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम था व्यक्तित्व। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अपन ने मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व के टॉपिक में पिछली क्लास में पढ़ा था कि व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के गुणों का सम्मिलित योग होता है। आज इस टॉपिक के अंतर्गत अपन जो है नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या होती है और व्यक्तित्व हमारे व्यवहार में किन पहलुओं को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे व्यक्तित्व की विशेषताएं। देखिए दोस्तों, नंबर 1 पर व्यक्तित्व की विशेषता होती है कि व्यक्तित्व हमारे व्यवहार करने का तरीका निश्चित करता है। व्यवहार करने का तरीका निश्चित करता है। तो दोस्तों, पहली विशेषता व्यक्तित्व की क्या है कि व्यक्तित्व हमारे व्यवहार करने का क्या तरीका निश्चित करता है। पहली विशेषता, जैसा कि आप सभी इस बात को जानते हैं, विदित है कि व्यक्तित्व जो होता है वो हमारे आंतरिक और बाहरी दोनों गुणों का सम्मिलित योगफल होता है और इन दोनों प्रकार के गुणों से मिलकर के हमारे व्यवहार करने का तरीका क्या होता है, तय होता है कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करता है। जैसा कि कभी भी आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जब किसी भी संगठन के बीच में होते हैं, किसी भी भीड़ भाड़ के बीच में होते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ पेश आते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के साथ बोलते हैं, चलते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। और कुछ लोगों को कभी भी दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी भी सामने वाले व्यक्ति के द्वारा कोई भी छोटी सी यदि गलती भी हो जाती है तो उस गलती पर एकदम से तुनक मिजाजी होकर के, बड़बड़ा करके एकदम से क्रोधित हो जाते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से पता लगता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। मैंने आपसे कहा था कि व्यक्तित्व हर व्यक्ति का होता है, लेकिन हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के माध्यम से उसका जो व्यवहार करने का तरीका निर्धारित होता है, उसी से पता लगता है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह जाते हैं और कई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करने के बावजूद भी वो विषय वस्तु को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली विशेषता होती है दोस्तों कि व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्तित्व हमारे व्यवहार करने का तरीके का क्या करता है, निर्धारण करता है। व्यक्तित्व हमारे व्यवहार करने का तरीका जो है वो निश्चित करने का कार्य करता है। नंबर 2 पर अपन देखते हैं दोस्तों, देखिए कि व्यक्ति की रुचियां उसके व्यक्तित्व का अंग होती है।
व्यक्ति की रुचियां उसके व्यक्तित्व का अंग होती है। व्यक्ति की रुचियां उसके व्यक्तित्व का क्या मानी जाती है दोस्तों? अंग मानी जाती है। यानी इंटरेस्ट किसी व्यक्ति का किस चीज में है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रुचियां जन्मजात भी होती है और रुचियां अर्जित भी होती है। यहीं से इस बिंदु को आपको समझते हुए आगे बढ़ना है कि रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। कभी भी केवल आप ये ध्यान ना रखें कि रुचि केवल एक ही प्रकार की होती है दोस्तों, की रुचि जिसको अपन इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको अपन इंटरेस्ट कहते हैं, तो रुचियां जो होती है दोस्तों वो रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। रुचियां जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की होती है। और रुचियां ही उसके व्यक्तित्व का क्या मानी जाती है? अंग मानी जाती है। पहचान निर्धारित करने में, उसके व्यक्तित्व की पहचान निर्धारित करने में भी रुचियों का विशेष योगदान होता है। किसी व्यक्ति की रुचि पढ़ने में होती है, किसी व्यक्ति की रुचि जो है खेलने में होती है, किसी व्यक्ति की रुचि फिल्म देखने में होती है, किसी व्यक्ति की रुचि समाज के बीच में जाकर के सामाजिक कार्य करने में होती है, किसी व्यक्ति की रुचि जो है भगवान का भजन पूजन आदि करने में होती है। तो उसकी रुचियां भी उसके व्यक्तित्व की पहचान का निर्धारण करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो नंबर 2 पर अपन ने विशेषता पढ़ी कि व्यक्ति की जो रुचियां होती है उसके व्यक्तित्व का क्या मानी जाती है? अंग मानी जाती है। नंबर 3 पर है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर, व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर उसके व्यक्तित्व में क्या आ जाता है दोस्तों? परिवर्तन आ जाता है। दृष्टिकोण, जैसा कि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि दृष्टिकोण को हम साइकोलॉजी में मनोवृत्ति भी कहते हैं, दृष्टिकोण को हम साइकोलॉजी में नजरिया भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड। तो एटीट्यूड जब जब इंसान का बदलता है, उसकी मनोवृत्ति जब जब बदलती है, उसका दृष्टिकोण जब जब बदलता है, जब जब उसका नजरिया बदलता है, तो उसका व्यक्तित्व भी, संपूर्ण व्यक्तित्व भी क्या हो जाता है दोस्तों? परिवर्तित हो जाता है। तो इस चीज को आप समझिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अशोक महान था। आप सभी इस बात से विदित है कि अशोक पहले हिंसावादी था, मारकाट में बहुत विश्वास रखता था। तो मारकाट करना, हिंसावादी होना उसके व्यक्तित्व की पहचान थी। लेकिन जब कहते हैं कि वो एक बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आया और बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आने के बाद में जैसे उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया बदला, और जैसे उसका नजरिया बदला तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व भी बदल गया। उसी प्रकार कहते हैं कि वाल्मीकि जी जो थे पहले डाकू थे रत्नाकर नाम के, लेकिन जब वो नारद मुनि के संपर्क में आए और नारद मुनि ने जब उन्हें ज्ञान दिया, नारद मुनि ने जब उन्हें आभास कराया कि जो भी तू कर रहा है वो गलत है, तो उसके बाद उसका दृष्टिकोण बदला। और जैसे उसका दृष्टिकोण बदला और वैसे ही कहते हैं कि उन्होंने उस पथ, उस मार्ग को छोड़ दिया, और उस पथ और उस मार्ग को छोड़ करके वो एक अलग ही मार्ग पर चल पड़े, जिसे भक्ति का मार्ग कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि आज वाल्मीकि जो है दुनिया के अंतर्गत जो है सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में, तपस्वियों में, ज्ञानियों में उनकी गणना होती है। तो आप गौर करके देखिए, पहले एक तपस्वी, एक ज्ञानी का जो व्यक्तित्व था वो एक डाकू के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन जब उनका दृष्टिकोण बदला, जब वो नारद मुनि के संपर्क में आए, उनकी मनोवृत्ति में बदलाव हुआ, उसके बाद उनका दृष्टिकोण एक तपस्वी, एक ज्ञानी, एक महामुनि के रूप में जाने लगा। तो इसीलिए साइकोलॉजी कहती है दोस्तों कि जब जब व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलता है तब तब उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाते हैं, यानी उसका व्यक्तित्व कंप्लीट रूप से चेंज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए ये बात कही जाती है पर्सनैलिटी इज वेरिएबल्स, यानी परिवर्तनशील होता है व्यक्तित्व। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तित्व कंप्लीट रूप से स्थायी नहीं होता। व्यक्ति का जब जब दृष्टिकोण बदलता है तब तब उसका व्यक्तित्व भी बदल जाता है, उसके व्यक्तित्व की पहचान भी बदल जाती है। ऐसे इतिहास में हजारों उदाहरण हैं जहां पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचानें बदल गई उनके दृष्टिकोण के आधार पर।
नंबर आगे अपन 4 पर बात करते हैं, तो नंबर 4 पर देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व पर सामाजिक मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व पर सामाजिक मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक मूल्यों का व्यक्तित्व पर सामाजिक मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। जिस समाज के जैसे मूल्य होते हैं, जिस समाज के जैसे आदर्श होते हैं, उसी आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्धारण होता है। जैसे कि अपन इसको समाज के आधार पर ले तो हर एक समाज की व्यवस्थाएं अलग होती है, हर एक समाज की विचारधाराएं अलग होती है, हर एक समाज के मूल्य अलग होते हैं, और जिस समाज के जैसे मूल्य होते हैं उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जैसे अगर हम इस बात को जानें कि किसी समाज में चोरी करना पाप होता है, लेकिन कहते हैं कि किसी किसी समाज के अंतर्गत जो है चोरी करना पुण्य भी माना जाता है। वो समाज की व्यवस्था, वो समाज चोरी करने के कार्य को स्वीकार करता है और कोई समाज चोरी करने के कार्य को स्वीकार नहीं करता है। तो इसी आधार पर, जैसे इतिहास में कभी आपने पढ़ा होगा कि हमारे समाज में भी एक कोई कंजर वगैरह जैसे जाति होती है, और उस जाति में कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है तो खुद उसकी माँ उसे आशीर्वाद देकर के भेजती है, तो वहाँ पर चोरी करना गलत कार्य नहीं माना जाता। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में चोरी करना गलत कार्य माना जाता है। तो हर एक समाज के मूल्य अलग होते हैं और उन मूल्यों का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आता है। इसीलिए मैंने एक बात कही थी कि किसी व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक बुराई है और 5 अच्छाई है तो उसके आधार पर हम उसे कंप्लीट बुरा व्यक्ति नहीं कह सकते, और किसी व्यक्ति के अंतर्गत जो है इसके विपरीत स्थिति हो तो हम उसे कंप्लीट रूप से बुरा भी नहीं कह सकते और अच्छा भी नहीं कह सकते। तो अच्छाई और बुराई ये व्यक्तित्व के अंग है, लेकिन किसी एक अच्छाई के आधार पर हम उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दें और किसी एक बुराई के आधार पर हम उसे संसार में सबसे गिरा हुआ घोषित कर दें, ठीक है, तो मनोविज्ञान इस बात पर सहमत नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान का मानना यही है कि किसी भी व्यक्ति में गुणों की अधिकता और किसी भी व्यक्ति में गुणों की अधिकता यानी किसी गुण का प्रभावी होना और किसी गुण का कम प्रभावी होना ये व्यक्तित्व का परिचायक है, ये उसके व्यक्तित्व के अंग है। लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की जो पहचान निर्धारित होती है वो उसके दोनों प्रकार के गुणों से मिलकर के ही होती है। आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों नंबर 5 पर, व्यक्ति के व्यक्तित्व में आंतरिक एवं बाह्य दोनों गुणों को सम्मिलित किया जाता है। दोनों गुणों को सम्मिलित किया जाता है। दोनों गुणों को सम्मिलित किया जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों को सम्मिलित किया जाता है। इसी कारण नंबर 5 विशेषता है, नंबर 6 पर विशेषता है दोस्तों कि व्यक्तित्व एक बहुआयामी संप्रत्य है। व्यक्तित्व एक बहुआयामी संप्रत्य है। बहुआयामी संप्रत्य है। इसीलिए कि व्यक्तित्व में व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों गुण सम्मिलित होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्तित्व एक बहुआयामी संप्रत्य है जिसमें जन्मजात शक्तियां व अर्जित गुण दोनों सम्मिलित होते हैं। जिसमें जन्मजात शक्तियां एवं अर्जित गुण, जिसमें जन्मजात शक्ति एवं अर्जित गुण दोनों सम्मिलित होते हैं। दोनों सम्मिलित होते हैं।
यानी जिसमें जन्मजात शक्तियां भी सम्मिलित होती है और अर्जित गुण भी सम्मिलित होते हैं। यानी ऐसे गुण जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो रहे हैं वो भी सारे गुण सम्मिलित होते हैं, और ऐसे गुण जिनको व्यक्ति वातावरण में रह करके समाज से अपने प्रयासों के द्वारा, अधिगम के द्वारा अर्जित करता है, इस प्रकार के सारे गुण जो है वो व्यक्तित्व के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्तित्व क्या है, एक बहुआयामी संप्रत्यय है। ठीक है, अगली विशेषता की ओर चलते हैं, नंबर 7 पर। व्यक्तित्व का कार्य वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना होता है। वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना होता है। समायोजन करना होता है। यानी कहने का मतलब व्यक्तित्व का जो मूलभूत कार्य होता है, वो व्यक्तित्व का मूलभूत कार्य क्या होता है, वातावरण के साथ में समायोजन स्थापित करना। यानी व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के साथ में समायोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ कहा जाता है कि व्यक्तित्व गतिशील एवं लचीला होता है, डायनामिक। व्यक्तित्व गतिशील एवं लचीला होता है। व्यक्तित्व गतिशील एवं लचीला होता है, यानी व्यक्तित्व में परिवर्तन की पूरी संभावनाएं होती है। व्यक्तित्व कंप्लीट रूप से स्थायी नहीं होता है। बस फर्क इतना पड़ता है, जिस पर अपन आगे के बिंदु पर चर्चा कुछ 1-2 क्लास के बाद करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने का बिंदु यह है कि व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है, व्यक्तित्व लचीला होता है। ठीक है, व्यक्तित्व के गुणों में हमेशा परिवर्तन की संभावना होती है, लेकिन जिन गुणों में जितना टिकाऊपन ज़्यादा आ जाता है, यानी जिन गुणों में जितना टिकाऊपन ज़्यादा आ जाता है, वही गुण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के आगे चल करके क्या बन जाते हैं, शील गुण, जिसको हम कहते हैं ट्रेड थ्योरी। तो व्यक्तित्व के अंतर्गत जिन गुणों में टिकाऊपन यानी संगतता और स्थिरता, जिन गुणों में संगतता और स्थिरता जितनी ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, संगतता और स्थिरता जितनी ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, वही व्यक्तित्व के गुण आगे चल करके उस व्यक्ति के शील गुण बन जाते हैं। तो बस फर्क इतना ही है कि शील गुण और गुणों में अंतर इतना ही है कि जिन गुणों में संगतता और स्थिरता ज़्यादा होती है, व्यक्तित्व के जिन गुणों में संगतता और स्थिरता जितनी ज़्यादा होती है, वही संगतता और स्थिरता वाले जो गुण होते हैं वो उसके शील गुण बन जाते हैं, और जिनमें संगतता और स्थिरता कम होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसीलिए अगला बिंदु है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनूठा, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनूठा एवं अनोखा होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनूठा एवं अनोखा होता है, यानी हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में अनूठा है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में अनोखा है। इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में अनूठा और अनोखा होने के कारण हर व्यक्ति का वातावरण में समायोजन करने का तरीका जो होता है, हर व्यक्ति का वातावरण में समायोजन करने का जो तरीका होता है वो भी अपने आप में डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। कोई अकेले में बैठना पसंद करता है, जैसे आपने देखा होगा कि कक्षा के अंतर्गत स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स में देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप में बैठना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप में अलग थलग रहना पसंद करते हैं, उनको पसंद नहीं होता। इसलिए देखा होगा कि आपने कक्षा के अंतर्गत अंतिम बेंचों के ऊपर भी कुछ बच्चे अपने आप में अलग दुनिया से बिल्कुल परे रह करके बैठे रहते हैं। तो कोई व्यक्ति संगठन में रहना पसंद करता है, कोई व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। इसीलिए तो कहा था, इसीलिए तो आपने कभी पढ़ा होगा कि युंग ने व्यक्तित्व का विभाजन 2 भागों में किया था, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। तो कुछ जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो अपने आप में अकेले रहना पसंद करते हैं,
उन्हें पढ़ने का बहुत शौक होता है, अपने विचारों में खोए रहते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, तो बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, इन सब चीज़ों को बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, पसंद करता है। तो हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में अनूठा होता है, अनोखा होता है, निराला होता है। अगली विशेषता की ओर चलते हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके वंशानुक्रम, मनुष्य का व्यक्तित्व उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर निर्भर होता है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण पर दोस्तों क्या होता है, निर्भर। जो पे अपन खूब चर्चाएं कर चुके हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से मिलकर के ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्धारण होता है। और व्यक्तित्व जो होता है, अगले बिंदु पर समझिए कि व्यक्तित्व का विकास जन्म से लेकर, व्यक्तित्व का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्तित्व का विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है। यानी कोई भी बालक जब संसार में जन्म लेता है तभी से उसके व्यक्तित्व का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और ये व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया जो है मृत्यु पर्यंत तक लगातार चलती ही रहती है। ठीक है। और इसी कारण कहते हैं कि व्यक्तित्व हमारे सोचने, तर्क करने एवं अन्य क्रियाकलापों का निर्धारण करता है। व्यक्तित्व हमारे सोचने, समझने या अन्य क्रियाकलापों का सोचने, समझने या अन्य क्रियाकलापों का निर्धारण करता है। अन्य क्रियाकलापों का निर्धारण करता है। व्यक्तित्व हमारे सोचने, समझने या अन्य क्रियाकलापों का क्या करता है, निर्धारण करता है। तो ये चीज़ आपने समझी दोस्तों कि व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं अपन ने पढ़ी कि व्यक्तित्व का कार्य वातावरण के साथ समायोजन करना होता है। व्यक्तित्व गतिशील एवं लचीला होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनूठा एवं अनोखा होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है अपने आप में अनूठा एवं अनोखा होता है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर निर्भर होता है। व्यक्तित्व का विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार होता है। और व्यक्तित्व हमारे सोचने, समझने या अन्य क्रियाकलापों का क्या करता है, निर्धारण करता है, उनको तय करने का कार्य करता है। तो यहीं से ये चीज़ जानने की है कि दोस्तों व्यक्तित्व मनुष्य का होता है। सिर्फ व्यक्तित्व जो होता है वो जानवरों का नहीं होता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि व्यक्तित्व जो होता है वो सिर्फ मनुष्य का होता है। व्यक्तित्व सिर्फ मनुष्य का होता है, मनुष्य का होता है। व्यक्तित्व जो होता है वो सिर्फ मनुष्य का होता है। यानी व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है वो मनुष्य जाति में ही होता है। जबकि यहाँ पर ये समझने का थोड़ा सा बिंदु है कि अधिगम मनुष्य में भी होता है और जानवर में भी होता है। जबकि इस चीज़ को यहीं से मैं लिखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि जबकि अधिगम मनुष्य एवं पशुओं, जबकि अधिगम मनुष्य एवं पशुओं दोनों का होता है, मनुष्य एवं पशुओं दोनों में होता है, दोनों में होता है। लेकिन दोनों में अधिगम की विशिष्टताएं, दोनों में अधिगम की विशिष्टताएं
अधिगम की विशिष्टताएं अलग अलग होती है। दोनों में अधिगम की विशिष्टताएं अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो व्यक्तित्व का जो निर्धारण होता है, व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, वो व्यक्तित्व का निर्माण सिर्फ और सिर्फ जो है, व्यक्तित्व का निर्माण सिर्फ मनुष्य प्रजाति के अंतर्गत या मनुष्य जाति के अंतर्गत ही होता है। जबकि अधिगम जो होता है, वो अधिगम दोस्तों जानवरों में भी होता है, पशु पक्षियों में भी होता है। केवल अंतर इतना होता है कि जानवर एवं पशु पक्षियों में जो अधिगम पाया जाता है, उसकी विशिष्टताएं क्या होती है, अलग अलग होती है। उनकी विशिष्टताएं अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी दोनों गुण सम्मिलित होते हैं। जबकि पशुओं का जो जीवन होता है, वो पशुओं का जीवन केवल बायोलॉजिकल नीड्स पर ही कार्य करता है, वो केवल जैविक इच्छाओं पर ही आधारित होता है। इसलिए जानवर जो होते हैं वो अपने व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं कर पाते, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्धारण करने के अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक गठन के अतिरिक्त व्यक्ति की बुद्धि, चिंतन, मानसिक योग्यताएं, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं या अन्य सभी मनोवैज्ञानिक कारकों का योगदान होता है, जिनका अभाव जो है वो जानवर या पशु पक्षियों में पाया जाता है। इसलिए पशु पक्षियों में व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं होता है, जबकि मनुष्य में व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जबकि अधिगम सीखना, ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया मनुष्य और जानवर दोनों में चलती है। बस फर्क इतना होता है कि जानवरों में चिंतन का प्रभाव कम होने के कारण, जानवरों में चिंतन जो है वो स्वलीन होने के कारण, ऑथेस्टिक चिंतन होने के कारण उनकी विशिष्टताएं दोनों में अलग अलग हो जाती है। जानवरों में और मनुष्य में अधिगम की विशिष्टताएं अलग अलग हो जाती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया मनुष्य और जानवर दोनों में चलती ही रहती है। तो आज इसके अंतर्गत अभी अपन ने व्यक्तित्व की विशेषताओं का अध्ययन किया, और अब अपन जो है व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में जानकारी लेंगे कि व्यक्तित्व पर किस किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व पर लगभग 49 से अधिक परिभाषाएं दी जा चुकी है। 49 से अधिक व्यक्तित्व पर परिभाषाएं दी जा चुकी है, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं ऐसी है जो अक्सर परीक्षाओं के अंतर्गत बार बार पूछी जाती है। उन्हीं परिभाषाओं पर अपन ध्यान देंगे। और सबसे पहली जो परिभाषा इसके अंतर्गत दी थी, वो सबसे पहली और महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ परिभाषा जो मानी जाती है, वो गॉर्डन ऑलपोर्ट की मानी जाती है। तो आइए ऑलपोर्ट की परिभाषा क्या कहती है। देखिए दोस्तों, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के, ऑलपोर्ट ने क्या परिभाषा दी दोस्तों कि व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है, वह गत्यात्मक संगठन है, वह गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन,
अपूर्व समायोजन स्थापित करने में सहायक है। अपूर्व समायोजन स्थापित करने में क्या है दोस्तों, सहायक। देखो परम मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या आई है, इसमें 3 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण आए इस परिभाषा में। नंबर 1 पर है मनोदैहिक, नंबर 2 पर है गत्यात्मक और नंबर 3 पर है अपूर्व समायोजन। यानी गॉर्डन ऑलपोर्ट ने एक परिभाषा दी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गतिशील, डायनामिक, गत्यात्मक संगठन है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति वातावरण में अपना अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। यानी गतिशील, गतिशील का मतलब है परिवर्तनशील, ठीक है। मनोदैहिक का मतलब है कि आंतरिक और बाहरी दोनों गुणों का संगठन, और अपूर्व का मतलब है अपने आप में एक अलग विशिष्ट तरीका। तो यानी ये कहना चाहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी गुणों का वो गतिशील संगठन होता है जो व्यक्ति का वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है। यानी हर एक व्यक्ति का वातावरण में भिन्न और डिफरेंट तरीके से समायोजन करने में भूमिका निभाता है। तो ऐसे आंतरिक और बाहरी दोनों गुणों के संगठित स्वरूप को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। नंबर 2 पर बात करते हैं दोस्तों कि नंबर 2 पर परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो नंबर 2 पर दी गई वुडवर्थ के द्वारा। तो वुडवर्थ ने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का, व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का समन्वित योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का समन्वित योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का समन्वित योग है। समस्त का मतलब है कि वो सभी गुण जो जन्मजात हैं या अर्जित है, वो सभी गुण जो जन्मजात है या अर्जित है, यानी जिन्हें व्यक्ति ने या तो जन्म से अपनी हेरिडिटी, आनुवंशिकता के आधार पर प्राप्त किया, या वो गुण जिसे उसने प्रयास करके अधिगम के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, वातावरण से अर्जित किया है। तो वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का समन्वित क्या है, योग है। इसी संदर्भ में आगे चलते हैं तो अगली परिभाषा जो दी गई वो कहा वॉटसन ने, और वॉटसन ने क्या कहा कि हम जो भी कुछ करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। हम जो भी कुछ करते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। यानी हमारे द्वारा जीवन में जो भी कुछ किया जाता है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे द्वारा अगर कोई अच्छा कार्य होता है तो वो भी व्यक्तित्व है, अगर हमारे द्वारा कोई बुरा कार्य हो जाता है तो वो भी व्यक्तित्व है। तो यानी कहने का मतलब हमारे द्वारा कोई अच्छा कार्य होता है, बुरा कार्य होता है, सामान्य कार्य होता है, हम कभी क्रोध करते हैं, कभी शांत रहते हैं, हम कभी दयालु हो जाते हैं, कभी परोपकारी हो जाते हैं, कभी कठोर हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारा व्यक्तित्व है। यानी कहने का मतलब हमारे व्यवहार के अंदर जो भी कुछ घटित होता है, हमारे व्यवहार के अंतर्गत जो भी कुछ घटित होता है, उस सभी को वॉटसन ने अपने व्यक्तित्व के अंतर्गत ही क्या किया, सम्मिलित किया गया है। अगली परिभाषा की ओर बढ़े तो अगली परिभाषा दी गई दोस्तों वैलेंटाइन के द्वारा। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है व्यक्तित्व के संदर्भ में कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का, अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है।
जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का क्या होता है? योग। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी परिभाषा जो है वो वैलेंटाइन के द्वारा दी गई कि व्यक्तित्व जो होता है वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। कितनी अच्छी बात इसने कही है। यानी वो गुण जो जन्मजात है, जैसे रंग रूप, जैसे हमारा रंग है, रूप है, बाल है, नाखून है, आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, चेहरा है, ये सब चीजें जन्मजात हो गई। या फिर इसने कहा क्या? अर्जित, जिनको व्यक्ति मेहनत करके, प्रयास करके, अधिगम के द्वारा अर्जित कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने मेहनत करके, आपने मेहनत करके, हमने समाज से सीखा कि पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है और हमारी रुचि जो थी, हमारी रुचि खेलने में थी, लेकिन समाज और सफलतम लोगों को देख करके हमारी रुचि खेल से कम होकर के पढ़ने में हमारी रुचि ज़्यादा बढ़ गई। तो ये हमारे व्यक्तित्व का क्या बन गई? एक अंग बन गई। तो ये हमारे व्यक्तित्व का अंग बन गई। लेकिन ये किस प्रकार की प्रवृत्ति हुई? अर्जित, जिसे व्यक्ति ने कहाँ से अर्जित किया? वातावरण से। तो इसीलिए वैलेंटाइन कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का क्या होता है? योगफल होता है। इसी प्रकार गिलफ्रॉड ने क्या परिभाषा दी दोस्तों? गिलफ्रॉड ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का, व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का पैटर्न है। व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का पैटर्न है। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है शील गुण, कि शील गुण जिसको अपन कहते हैं ट्रेट, शील गुण से तात्पर्य क्या होता है, इस चीज को यहीं पर अपन को समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आगे हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, शील गुण से तात्पर्य क्या होता है? शील गुण हमारे या किसी भी व्यक्ति के, शील गुण किसी भी व्यक्ति की वह स्थायी विशेषता, किसी भी व्यक्ति की वह स्थायी विशेषता, किसी भी व्यक्ति की वह स्थायी विशेषता जिसके कारण एक व्यक्ति, जिसके कारण एक व्यक्ति जिसके कारण एक व्यक्ति भिन्न भिन्न दशाओं में, भिन्न भिन्न दशाओं में एक समान व्यवहार करता है, एक समान व्यवहार करता है, जिसके कारण एक व्यक्ति भिन्न भिन्न दशाओं में एक समान व्यवहार करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर शील गुण शब्द आ गया, तो हमने इसी शील गुण शब्द को यहीं पर क्लियर किया कि शील गुण क्या होता है। शील गुण किसी भी व्यक्ति की वह एक स्थायी विशेषता होती है। शील गुण किसी भी व्यक्ति की वह एक स्थायी विशेषता होती है जिसके कारण एक व्यक्ति भिन्न भिन्न दशाओं में, जिसके कारण एक व्यक्ति भिन्न भिन्न दशाओं में एक समान व्यवहार करता है। यानी किसी भी व्यक्ति के ऐसे गुण, किसी भी व्यक्ति के ऐसे गुण जिसमें संगतता और स्थिरता ज्यादा होती है अन्य गुणों की अपेक्षा। जैसे मैं आपको उदाहरण से इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत 1 महीने तक अपने व्यवहार में ईमानदारी का प्रदर्शन करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में 1 महीने तक ईमानदारी का प्रदर्शन करता है, लेकिन 1 महीने के बाद वो व्यक्ति ईमानदारी का व्यवहार में प्रदर्शन करना या व्यवहार में ईमानदारी दिखाना बंद कर देता है, तो वो उसका शील गुण नहीं माना जाता है। शील गुण दोस्तों आदत से भिन्न होता है। आदत में संगतता और स्थिरता कम होती है, जबकि शील गुणों में जो है संगतता और स्थिरता बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे व्यवहार के कोई भी ऐसे गुण जिसमें संगतता और स्थिरता बहुत ज्यादा होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें कि परोपकारिता, कि किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत परोपकार का गुण अधिक मात्रा में हो और इतना बढ़ जाए कि वो व्यक्ति परोपकार के चक्कर में अपना स्वयं का भी नुकसान कर ले। यानी घर में कोई चीज रखी है, तो घर में कोई चीज रखी, लेकिन अगर किसी ने मांग लिया तो वो खुद परेशान हो लेगा, लेकिन उस चीज को उठा करके वो दूसरों को दे देगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति परोपकारी हो चुका है, या उसमें परोपकार का गुण जो है इतना टिकाऊ हो चुका है, उसमें इतनी स्थिरता पैदा हो चुकी है कि जिसके कारण समाज उसको परोपकारी कहने लग चुका है। तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो उसमें वही परोपकारिता का गुण उसका शील गुण बन जाता है। तो इसीलिए अपन ने यहां पर देखा कि किसी भी व्यक्ति की वह स्थायी विशेषता
किसी भी व्यक्ति की वह स्थायी विशेषता जिसके कारण एक व्यक्ति भिन्न भिन्न दशाओं में एक समान व्यवहार करता है, यानी परिस्थितियां भले ही बदल जाती है लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों का प्रभाव उसके उस गुण के ऊपर नहीं आता है। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है तो परिस्थितियां कितनी बदल जाए, मान लीजिए कि कोई ईमानदार व्यक्ति को किसी भी कारण से जो है उसके बेटे को किसी भी अपराध में जेल जाने की स्थिति पैदा हो जाए और वो व्यक्ति जो है अपने बेटे को जेल जाने से बचाने के लिए भी अगर वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, तब भी वो व्यक्ति जो है अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करता है, अपने सत्यवादिता का ही प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो उस व्यक्ति का शील गुण माना जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, आप सभी जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे और उनके जीवन में विकट से विकट और कठिन से कठिन समय भी आ गया, तब भी उन्होंने अपने सत्य के शील गुण को नहीं छोड़ा, यानी बदलती हुई परिस्थितियों का प्रभाव भी उनके सत्यवादिता के ऊपर नहीं पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक स्थिति राजा हरिश्चंद्र के साथ ऐसी हुई कि उनकी पत्नी को उनके मरे हुए पुत्र को उनके सामने ले जाकर के जाना पड़ा। ठीक है, जब कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट के अंतर्गत जो है सेवक बनकर के काम कर रहे थे और उनकी पत्नी जो थी वो अपने बेटे को लेकर के आती है, क्योंकि उनके बेटे को सांप ने काट लिया था और उसके बाद वो यही कहती है कि मुझे अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र उस समय उस शमशान घाट के सेवक होते हैं, उसके रक्षक होते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जब तक इस शमशान घाट के अंतर्गत जो निर्धारित कर है वो कर जब तक आप नहीं देती हैं तब तक मैं इस बालक की अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार करने की आपको इजाजत नहीं दे सकता। तो कहते हैं कि उन्होंने उस कठिन परिस्थिति के अंतर्गत भी अपनी सत्यवादिता को नहीं छोड़ा, उनके उस गुण पर बदलती हुई परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ा और अंत में कहते हैं कि उनकी पत्नी ने अपने साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ करके कर के रूप में जब चुकाया, तब जाकर के ही राजा हरिश्चंद्र ने जो है अपने पुत्र की अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार की वहां पर इजाजत दी। लेकिन वो सब एक ईश्वर के द्वारा ली जा रही परीक्षा थी। ठीक है, और उस परीक्षा में राजा दशरथ सफल हुए, उस परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र जो है सफल हुए, उस परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र क्या हुए, सफल हुए। तो इसीलिए शील गुण किसी भी व्यक्ति की वह स्थायी विशेषता है जिसके कारण एक व्यक्ति भिन्न भिन्न दशाओं में एक समान क्या करता है, व्यवहार करता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, ट्रेड थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा जो दी गई वो अगली परिभाषा दी गई रेक्स रॉक के द्वारा। रेक्स रॉक के द्वारा रेक्स रॉक ने क्या परिभाषा दी? रेक्स रॉक ने परिभाषा दी है दोस्तों कि व्यक्तित्व समाज के द्वारा मान्य, व्यक्तित्व समाज के द्वारा, व्यक्तित्व समाज के द्वारा मान्य एवं अमान्य, व्यक्तित्व समाज के द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संतुलन है। अमान्य गुणों का संतुलन है, समाज के द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का क्या है, संतुलन है। यानी ऐसे गुण जिनको समाज स्वीकार करता है, ऐसे गुण जिनको समाज स्वीकार करता है वो भी, और ऐसे गुण जिनको समाज स्वीकार नहीं करता है ऐसे भी। दोनों गुणों का समन्वित योगफल ही व्यक्तित्व कहलाता है, यानी गुणों का संतुलन जिसको चाहे समाज स्वीकार करे या ना करे। तो यानी यही बात इस परिभाषा में कही गई कि व्यक्तित्व समाज के द्वारा मान्य अमान्य गुणों का संतुलन है। यानी कुछ गुण ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसको समाज स्वीकार करे और कुछ गुण ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसको समाज स्वीकार नहीं करे, लेकिन दोनों के बीच का जो संतुलन है वो दोनों के बीच का संतुलन ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। अतः रिजल्ट क्या निकल करके आया कि अगली परिभाषा को देखते हैं अपन दोस्तों कि अगली परिभाषा किसके द्वारा दी गई, मन के द्वारा। तो मन ने व्यक्तित्व के संदर्भ में अगली परिभाषा क्या दी है दोस्तों कि व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्तित्व की परिभाषा
अगली परिभाषा दी गई मन के द्वारा कि व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचे, एक व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार। तो मन ने क्या परिभाषा दी दोस्तों? मन ने परिभाषा दी कि व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, मनोवृत्तियों, मनोवृत्तियों या सामान्य योग्यताओं, सामान्य योग्यताओं एवं। तो मन कह रहा है कि व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचे यानी शारीरिक बनावट, व्यवहार करने के तरीकों, रुचियों, मनोवृत्तियों, सामान्य योग्यताओं एवं अभिरुचियों के सर्वाधिक, एवं अभिरुचियों के सर्वाधिक विशिष्ट संगठन के रूप में, विशिष्ट संगठन के रूप में विशिष्ट संगठन के रूप में दी जा सकती है। विशिष्ट संगठन के रूप में दी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, मन जो है वो व्यक्तित्व में किस किस को सम्मिलित कर रहा है? व्यक्ति के ढांचे, ढांचे का मतलब उसके शारीरिक बनावट, उसके व्यवहार करने का तरीका, उसकी रुचियों को, उसकी मनोवृत्तियों को, उसकी सामान्य योग्यताओं को एवं उसकी अभिरुचियों के सर्वाधिक विशिष्ट संगठन के रूप में दी जा सकती है। मतलब उसका एक ऐसा विशिष्ट संगठन जो उसकी रुचियों, उसके शरीर के ढांचे, उसकी मनोवृत्तियों, उसकी अभिवृत्तियों, उसकी सामान्य प्रवृत्तियों एवं सामान्य प्रवृत्तियों के अतिरिक्त बात करें तो उसकी अभिरुचियों के सर्वाधिक विशिष्ट संगठन, जिन सबसे मिलकर के जो व्यक्तित्व का क्या होता है? निर्माण। तो यानी कहने का मतलब मन ने क्या कहा कि व्यक्तित्व में व्यक्ति का ढांचा सम्मिलित होता है, उसके व्यवहार करने का तरीका सम्मिलित होता है, उसकी रुचियां सम्मिलित होती है, उसकी मनोवृत्तियां सम्मिलित होती है, उसकी सामान्य योग्यताएं सम्मिलित होती है, उसकी अभिरुचियां सम्मिलित होती है, और इन सबसे मिलकर के जो विशिष्ट संगठन तैयार होता है, इन सबसे मिलकर के एक विशेष योग्यताओं का जो समूह बनता है, एक विशेष योग्यताओं का संगठन या समूह जो तैयार होता है, वही उस व्यक्ति का क्या कहलाता है दोस्तों? वही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। तो ओवरऑल परिभाषाओं से रिजल्ट निकल करके क्या आ रहा है दोस्तों कि व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य तरीके, रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं, प्रेरणाओं, उद्देश्य, शारीरिक गुण आदि से मिलकर के बनने वाले योगफल को ही उस व्यक्ति का क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। तो यानी निष्कर्ष निकल करके क्या आया? निष्कर्ष निकल करके दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आया कि व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति का शारीरिक संगठन, आंतरिक मूल्य, शारीरिक संगठन, आंतरिक मूल्य, रुचियों, अभिक्षमताओं, अभिवृत्तियों, कार्यों, आदतें, व्यक्ति की आदतें आदि सभी व्यक्तित्व में सम्मिलित होते हैं।
आदि सभी व्यक्तित्वों में सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों उपर्युक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष निकल करके क्या आता है? दोस्तों उपर्युक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष निकल करके ये आता है कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक संगठन, किसी भी व्यक्ति के आंतरिक मूल्य, किसी भी व्यक्ति की रुचियाँ, किसी भी व्यक्ति की अभिक्षमताओं, किसी भी व्यक्ति की अभिवृत्तियों, किसी भी व्यक्ति के कार्यों, आदतें आदि सभी उसके व्यक्तित्व में सम्मिलित होती है और इन सबसे मिलकर के ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता है? निर्धारण होता है। तो इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिभाषाएं दोस्तों, एक तो आलपोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा होती है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक वैलेंटाइन की परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है दोस्तों शील गुण। शील गुण से संबंधित एक ना एक प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, जिसके अंतर्गत यही पूछा जाता है कि किस किस प्रकार के शील गुण होते हैं, किस किस में कौन कौन से शील गुण पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शील गुणों का विभाजन भी अलग अलग भागों में हुआ है। किसी ने सामान्य शील गुण, विशिष्ट शील गुण, कॉर्डिनल शील गुण, किसी ने आंतरिक शील गुण, किसी ने बाह्य शील गुण, किसी ने सतही शील गुण, किसी ने स्रोत शील गुण आदि कई प्रकार से जो है शील गुणों का क्या किया? विभाजन किया है। तो उन शील गुणों का जो विभाजन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो भी किया गया उस पर अपन चर्चाएं करेंगे, लेकिन शील गुण सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हमने व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा और ओवरऑल ये निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तित्व में व्यक्ति के या व्यक्ति से जुड़े हुए किन किन बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो आज की कक्षा यहाँ तक ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते खेलते प्रसन्नचित्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।